देखिए कल जो क्लास हम आपको बताए हैं, कल या 2-3 दिन से जो क्लास आपको बता रहे हैं, उसमें क्या जितना भारत में कॉमन चीज था वो सब बता दिए। जैसे लैंग्वेज हो गया, यानी भाषा हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया, है कि नहीं, ये सब चीज। इसके बाद हम लोग मैप देखें कि मैप हम लोगों को कंप्लीट 3 प्रकार से पढ़ना है। कितने प्रकार से? 3। यानी पहला बताए थे आपको क्या, पॉलिटिकल, दूसरा बताए थे फिजिकल और तीसरा बताए थे थेमेटिकल। तीनों ये नक्शा आप बेहतरीन ढंग से समझने के बाद, ये तीनों नक्शा बढ़िया से समझने के बाद अब हम लोग जो है इंडिया को 1 बाय 1 ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे। ऊपर से पढ़ने का मतलब यह है कि ऊपर से पढ़ने का मतलब यह है कि जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करेंगे। अब 1 बाय 1 हम लोग, अभी आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान की स्थिति भारत की यह है कि 28 गो स्टेट हैं, यानी 28 गो क्या है, राज्य हैं, और 8 गो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है ना जी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो अब 28 गो राज्य और 8 गो जो यूटी है उसको 1 बाय 1 जो है हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे हम लोग जम्मू एंड कश्मीर से। कहां से शुरू करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक। तो देखिए जानबूझ करके हम जम्मू एंड कश्मीर का फिगर आपको अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एकदम शुरू से हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का, जीरो से, है कि नहीं। तो देखिए जम्मू कश्मीर का सबसे पहले हम सभी को एगो फिगर दिमाग में रहना चाहिए, है ना। तो देखिए यहां पर जम्मू कश्मीर का फिगर एगो दिमाग में आप ऐसे ही रफ आइडिया में आप ध्यान में रखेंगे, है कि नहीं। हई वाला एगो जरूरत पड़ेगा आपको बार बार, तो इसलिए ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर का है पूरा जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर। सबसे पहले शुरुआत से अगर हम जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले एक ऋषि थे, ऋषि, जिनका नाम था कश्यप। क्या नाम था? कश्यप ऋषि थे। एकदम शुरुआत से बता रहे हैं आपको, जीरो से, है कि नहीं। तो कश्यप ऋषि जो थे, कश्यप ऋषि जम्मू कश्मीर वाला एरिया में घूमने फिरने के लिए गए थे। ऋषि महर्षि का तो जानते ही हैं, काम में रहता है ये घूमना फिरना, है कि नहीं। तो कश्यप ऋषि जो थे वह इस एरिया में, भारत के इस एरिया में घूमने फिरने गए थे, अपना देखने समझने भ्रमण करने, है कि नहीं। और ये जगह उनको बहुत शानदार लगा। ये जो कश्मीर वाला एरिया है यह बहुत उनको शानदार लगा, है कि नहीं। और इस एरिया का सभी चीजों को देखते हुए, झील, झरना, नदी, पर्वत, इस सब को देखते हुए, बर्फ, इस सब को देखते हुए, इन सब चीजों से वो इतना प्रभावित हुए कि इस जगह का नाम जो है अपने ही नाम पर कश्मीर रख दिए। क्या रख दिए? कश्मीर, ठीक है। तो सबसे पहले कश्यप ऋषि अपने नाम पर इस जगह का नाम कश्मीर रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? कश्मीर। कौन से ऋषि? कश्यप ऋषि, है कि नहीं। और आप सभी को बता दें कि आप तो पढ़ते हैं जब भी इतिहास, तो उसमें आपको पता चलता है कि पहले ना राजतंत्र चला करता था। क्या चलता था? राजतंत्र। तो कश्यप ऋषि जो थे वो अपने नाम पर कश्मीर का नाम रख दिए। किसका नाम रख दिए? कश्मीर का, है कि नहीं। और कश्मीर का जब नाम रख दिए, कश्मीर का जब नाम रख दिया अपने नाम पर कश्यप, तो कश्यप समुदाय के वहां पर लोग शुरू में कश्मीर वाला एरिया में बहुत सारे थे, है कि नहीं। और ये कश्मीर जो था इनके नाम पर, कश्यप ऋषि के नाम पर अपना विकास के तरफ बढ़ रहा था। किसके तरफ बढ़ रहा था? विकास, है कि नहीं। इसके बाद तो राजतंत्र के बारे में, राजतंत्र का एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये है कि माने जो पावरफुल रहेगा वही राजतंत्र चला पाएगा, है कि नहीं। और ये तो बेचारे ऋषि थे। क्या थे? ऋषि। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में लोगों का, बाहरी लोगों का आवागमन शुरू होता है। और जब बाहरी लोगों का आवागमन शुरू होता है तो आप सभी को पता है कि एगो नाम आता है अशोक। कौन सा? अशोक। कौन सा? अशोक। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन एगो आता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की?
अशोक ने। किसने? अशोक ने। यानी कि कश्यप ऋषि के बाद श्रीनगर की स्थापना, श्रीनगर की स्थापना मिलता है कि कौन किए थे? अशोक, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक करते हैं, है कि नहीं? धीरे धीरे ध्यान रखिएगा, यानी कि श्रीनगर की स्थापना कौन करते हैं? अशोक। सबसे पहले कौन? कश्यप ऋषि, उसके बाद अशोक। तो श्रीनगर जो है, हम लोग पढ़ेंगे कि श्रीनगर राजधानी भी है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो हई अशोक जो है अब श्रीनगर पर आ गए। कहाँ गए? श्रीनगर। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि अशोक के बाद कहानी आगे बढ़ती है और अशोक के बाद ईरान से कुछ लोग आते हैं भारत में। कहां से? ईरान से। और ईरान से जो लोग आते हैं उनको कहा जाता है दुरानी वंश। कौन सा? दुरानी वंश। कौन सा? दुरानी वंश। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पर दुरानी वंश का स्थापना होता है, यानी दुरानी वंश का ये प्रभाव में आ जाता है जम्मू कश्मीर, है कि नहीं? सबसे पहले कश्यप, उसके बाद अशोक, अशोक के बाद दुरानी वंश। दुरानी वंश वाले लोग कहां से आए थे? ईरान से आए थे। कहां से आए थे बाबू? ईरान से आए थे। कहां से? ईरान से। तो ईरान से जो आए थे लोग दुरानी वंश, अपनी सत्ता को बहुत दूर तक नहीं ले जा पाए और जम्मू कश्मीर में कुछ दिन तक राजतंत्र चलाने के बाद इनका टक्कर हो जाता है किससे? सिख वंश से। किस वंश से? सिख वंश से। सिख वंश। तो जम्मू कश्मीर में अलग अलग वंशों का शासन रहा है, जो शुरू से हम आपको बता रहे हैं, है कि नहीं? सबसे पहले कश्यप, उसके बाद अशोक, उसके बाद दुरानी वंश, उसके बाद सिख वंश। सिख वंश के एक बहुत प्रतापी राजा हुए रणजीत सिंह। कौन सा? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह, ध्यान रखिएगा। रणजीत सिंह जो थे, जब रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख वंश जो है जम्मू कश्मीर पर शासन करता है, तो बड़ा दुरानी वंश और सिख वंश के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष होता है कि नहीं? लेकिन दुरानी वंश अपनी सत्ता को बरकरार नहीं रख पाता है और सिख वंश उसको क्या करता है? हरा देता है। किसके नेतृत्व में? रणजीत सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बाद जो है अब आते हैं, भारत में प्रवेश होता है अंग्रेजों का। कौन सा? अंग्रेज। भारत में प्रवेश किसका होता है? अंग्रेजों का। आप सभी को पता है कि अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी के आसपास में भारत में आ चुके थे। कब जी? 1600। पहली फैक्ट्री 1600 ईस्वी में सूरत में लगाया जाता है, समझा जी? 1600 ईस्वी में भारत में इन लोगों का आगमन हो चुका रहता है, नहीं? और 1600 से लेकर के समझा जाए ना, लगे जाए हाँ करे बतियावे लगे है, सब इतना आसान नहीं है बताना, इसी में विषय में तुम लोग बतियाओगे। तो सिख वंश के बाद कौन सा? अंग्रेज। कौन सा? अंग्रेज। तो अंग्रेज आते हैं तो लगभग वह समय भारत का कौन सा रहता है? 1600 ईस्वी। कौन सा? 16। तो 1600 में जैसे ही यहाँ पर आया सब, अब धीरे धीरे जो है सूरत में पहली फैक्ट्री लगाया, व्यापार के बहाने आया। अब व्यापार के माध्यम से पूरे भारत में धीरे धीरे जो है अपना पांव पसारने लगा और ये लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए और 200 वर्षों तक भारत को चूसते रहे ना जी? सही बात है ना? 200 वर्ष तक। सोचिए 1600 में आए हैं लोग, है कि नहीं? 1600 से लेकर के 1857 1947 तक रहा सब ना जी, 200 वर्ष से अधिक है कि नहीं? तो देखिए अंग्रेज जो है, अंग्रेज के हाथ में चला जाता है यहाँ का शासन व्यवस्था। कहाँ का? कश्मीर का। अंग्रेज के बाद, अंग्रेज जब यहाँ से 47 तक, यानी कि 1947 के बाद, ध्यान रखिएगा 1947 तक अंग्रेज भारत में रहते हैं और ऑफिशियली 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। और जब भारत आजाद होता है, अंग्रेज जब यहां से जाने लगते हैं तो यहां पर डोगरा शासक को ये बेच देते हैं। डोगरा शासक। कौन सा शासक? डोगरा शासक। डोगरा शासक। देखिए अंग्रेज जब यहां से जाने लगे तो अंग्रेज जो है ना कश्मीर को डोगरा शासक के हाथों बेच देते हैं। किसके हाथों? डोगरा शासक के हाथों क्या करता है? बेच देता है सब। कौन? अंग्रेज बेच देते हैं। किसको?
हरि सिंह को नहीं जी, हई वाला जो एरिया है जम्मू कश्मीर, इसको ना अंग्रेज जब भारत से जाने लगे तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एरिया था, यहाँ पर बड़ा पैसा वैसा मिलता था, है कि नहीं। आज भी आप देखिएगा ना तो इस एरिया में फल उल का बड़ा क्रेज है कि नहीं। तो जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे, है कि नहीं, तो यहाँ पर वह डोगरा, यहाँ पर शासन चल रहा था डोगरा का, मैंने शासन नहीं चल रहा था, वो तो अंग्रेजे के अधिकार क्षेत्र में था। लेकिन अंग्रेज जाने लगे तो कहे ना कि हमको इसके लिए पैसा दे दीजिए, हम आपको इसको दे देते हैं, बेच देते हैं। तो बेच दिए लोग, अंग्रेज बेच दिए किसको? डोगरा शासक को। किसको? डोगरा शासक। आज डोगरा शासक का अंतिम राजा था हरि सिंह। कौन सा? हरि सिंह। डोगरा शासक का अंतिम राजा हरि सिंह। कौन सा? हरि सिंह। हरि सिंह हमारा लोल आदमी था, एकदम साफ, पूरा एकदम लोल था। काहे कि ये दूरदर्शी नहीं थे। हरि सिंह जो थे राजा तो थे, लेकिन ये अंतिम राजा थे किस शासक के? डोगरा शासक के। लेकिन राजा तो थे, लेकिन यह हरि सिंह जो हैं ये दूरदर्शी नहीं है। दूरदर्शी का मतलब कि आगे देखना, आगे देखने का मतलब कि आगे देखने का मतलब कि आगे का क्या स्थिति है, स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से अपना शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना। यानी कि ये आप समझिए कि कंप्लीट जो थे ये लोल थे, ऐसा समझिए। हाँ, इसलिए इस मामले में लोल थे, क्योंकि देखिए जब हरि सिंह डोगरा शासक अंतिम राजा हरि सिंह जो थे, यह इनका अपना कुछ आइडिया नहीं था, है कि नहीं। शासन व्यवस्था को, वो भी राजतंत्र में, जब तक आप अपने मन से नहीं सुचारू रूप से चलाइएगा तब तक आपके नियंत्रण में जो है पूरी प्रजा बढ़िया से काम नहीं कर पाएगी, है कि नहीं। तो जब अंतिम राजा यो हरि सिंह था तो इनका एगो मंत्री था, बहुत चालाक था, है कि नहीं। चालाक क्या था? धूर्त टाइप का था, है कि नहीं। वह, उसका नाम है शेख अब्दुल्ला। क्या नाम है? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। ध्यान दो बाबू, रेड से लिखने से कोई दिक्कत हो रहा है क्या? शेख अब्दुल्ला। कौन सा? शेख अब्दुल्ला। ध्यान रखिएगा, इनका ये उस समय जो था शेख अब्दुल्ला, वह सेनापति कहिए, सेनापति चाहे प्रधानमंत्री कहिए, बातें कही है, प्रधानमंत्री कहिए, बातें की हैं, सेनापति चाहे प्रधानमंत्री, उस समय सेनापति हुआ करते थे, है कि नहीं। और यह देखिए हरि सिंह का सेनापति था कौन? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के इशारे पर ही ना हरि सिंह जो है अपना राजतंत्र चलाते थे। और शेख अब्दुल्ला दूरदर्शी था, लेकिन हरि सिंह दूरदर्शी नहीं थे, है कि नहीं। शेख अब्दुल्ला दूरदर्शी इस मामले में था क्योंकि देखिए वह अपने साजिश में कामयाब भी हो गया। शेख अब्दुल्ला चाहता था कि हरि सिंह को तो यहाँ उत्तम मध्यम बुझा नहीं रहा है ज्यादा, अब इनको चाहता था कि किसी तरह से माने इधर उधर फंसा करके हम सीधे गद्दी पर बैठ जाए। और हुआ भी ऐसा ही, है कि नहीं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, देखिए यहाँ पर जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब भारत आजाद होता है तो भारत जो है एक फेडरल तो नहीं है, संघ है। भारत एक क्या है? यूनियन है, संघ है, फेडरल नहीं है। तो फेडरल रहता है तो वहां पर राज्यों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक घोषणा पत्र दिया जाता है या फिर आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि भाई आप मिल जाइए। लेकिन जब कोई संघ होता है तो संघ में ऐसा नहीं है। जब भारत आजाद का मतलब कि जितना भी भारत का अंग है सब आजाद। अब उसमें आपको अब ऐसा नहीं कहना है कि हम मैंने दूसरे जगह के हैं, नहीं, आप भारत के अंग है कि नहीं। लेकिन यहां पर जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है तो भारत के कुछ छिटफुट एरिया में अभी भी राजतंत्र प्रभावशाली था, जिसमें एगो जम्मू कश्मीर भी आएगा। कौन सा? जम्मू कश्मीर। इसमें क्या होता है कि जम्मू कश्मीर तो ये लोग बेच दिए थे, अंग्रेज बेच दिए थे डोगरा शासक हरि सिंह को। हरि सिंह से जब कहा गया, उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री हमारे पंडित नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ना जी, नेहरू, पंडित नेहरू। और उस समय गृह मंत्री, ध्यान रखिएगा, यानी भारत के पहले गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ना जी, सरदार पटेल थे। देखिए सरदार पटेल, तो सरदार देखिए
15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद होता है तो इस कहा गया, ये लोग कहे, माने प्रधानमंत्री हमारे कहे कि डोगरा शासक जो हरि सिंह थे, इनसे कहा गया कि भाई आप जो हैं भारत का अंग बन जाइए, है कि नहीं। तो उस समय हरि सिंह कह रहे हैं कि नहीं, हम भारत के अंग नहीं बनेंगे, हम एक स्वतंत्र कश्मीर रहेंगे। क्या रहेंगे? स्वतंत्र कश्मीर, है कि नहीं। तो गृह मंत्री से सलाह लिए, प्रधानमंत्री हमारे पंडित नेहरू थे, कि हरि सिंह तो कह रहे हैं कि हम मिलबे नहीं करेंगे भारत में, हम स्वतंत्र कश्मीर बनेंगे। क्या बनेंगे? स्वतंत्र कश्मीर, है कि नहीं। तो भाई अभी भारत 15 अगस्त 1947 को नया नया आजाद हुआ था और भारत को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था, है कि नहीं। उस समय भारत में युद्ध करना सही नहीं रहता था। तो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे, ये समझौता कर लिए, कहे कि ठीक है आप नहीं मिलिएगा तो ठीक है, आप शांति से रहिए यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर उस समय किसके अधिकार क्षेत्र में था? डोगरा शासक हरि सिंह। हरि सिंह इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि शेख अब्दुल्ला था ना, शेख अब्दुल्ला उनसे कहा था कि नहीं मत मिलिए मत मिलिए, हम लोग पैसा दे करके यहाँ पर खरीदे हैं, किसको? कश्मीर को, है कि नहीं। पहले पैसा देकर खरीदे हैं हम लोग, तो हम लोग पहले शासन कर ले बढ़िया से, क्योंकि इसको तो अपना सीट दिखाई दे रहा था शेख अब्दुल्ला का, और यह जो शेख अब्दुल्ला कहता था वही हरि सिंह करते थे। और शेख अब्दुल्ला के कहने से हरि सिंह भारत में अभी उस समय मिले नहीं, मतलब कि भारत में नहीं मिलेगा, भारत का अंग नहीं बने, है कि नहीं। जम्मू कश्मीर में उस समय वह राजतंत्र था, और किसके नेतृत्व में? हरि सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हरि सिंह के नेतृत्व में, है कि नहीं। और जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, तो आप सबको तो पता ही है, इतिहास के आप लोग बेहतरीन जानकार आदमी हैं, कि 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हो जाता है। और जैसे ही अलग होता है मेरे भाई, अब क्या होता है कि इस एरियावा में, इधर है ना पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है ना जी। तो इस एरियावा से ये पाकिस्तान के जो लोग थे वह इधर से आतंकवादी भेजने लगे। कहां पर भेजने लगे? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। हई सब आतंकवादी हो गया, हाँ हथियार लिया है सब, है कि नहीं। ये समझा जाना, हम समझे क्या तेन कहते, छोटुआ है, छोटिया ही है, ठीक है। ये सब पूरी तरह से क्या किया कि ये लोग इधर से, है कि नहीं, पाकिस्तान एक साजिश के तहत इधर से आतंकवादी भेजने लगा इस एरिया में। और इस एरिया का शासक कौन था? हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। ये लोग इतना इधर से आतंकवादी भेजने लगे, इतना, आई सब इधर जा करके हरि सिंह के क्षेत्र में तबाह कर दिया। इतना मार मारा कि हरि सिंह घबरा करके भागे आए पंडित नेहरू के पास, है कि नहीं। आप कहे कि महाराज हमारी मदद करिए, है कि नहीं। तो पंडित नेहरू कहे कि अच्छा, पंडित नेहरू कहे कि भाई अब तो यहाँ पर इधर से आतंकवादी हमला हो गया, इस पर हमला कर दिया सब 1947 में। और जब इधर से आतंकवादी गया, इधर के स्थानीय लोगों को इतना पीटा, सब इतना मारा, और कहा कि सब हमारा एरिया है, इधर जाने लगा। तब जाकर के जो यहाँ के स्थानीय शासक थे हरि सिंह, वो भागे आए किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। तब प्रधानमंत्री जब इनकी बात सुन रहे थे, ये मदद के लिए आए इनके पास, प्रधानमंत्री के पास। तो प्रधानमंत्री कहे कि हाँ ठीक है, हम लोग मदद आपकी करेंगे, है कि नहीं। तब तक ये बात पता चल गई गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है कि नहीं। तो कहे कि ये गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बेहतरीन आदमी थे, है कि नहीं। आगे जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ये तो कह दिए थे कि हम आपको मदद करेंगे, लेकिन ये कहे कि ना रुकिए, अभी उस सबको थुराने दीजिए, है कि नहीं। जब कहा गया कि भारत में मिल जाइए, तो कह रहा है कि हम स्वतंत्र कश्मीर बनेंगे। तो स्वतंत्र कश्मीर बनेंगे, तो अब बनिए स्वतंत्र कश्मीर। इधर से इतना आतंकवादी भेजा कमे दिन में ना, कि हरि सिंह का अब कुछ बाकी नहीं रह गया था। और शेख अब्दुल्ला अभी भी कह रहा है कि हम लोग लड़ेंगे, है कि नहीं, आप मत जाइए प्रधानमंत्री के पास। लेकिन प्रधानमंत्री के पास हरि सिंह चले गए, है कि नहीं। तो प्रधानमंत्री हमारे पंडित नेहरू बहुत संवेदनशील आदमी थे, कहे कि हम मदद करेंगे। ये समझाए बुझाए गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कि भाई देखिए, अतिथि देवो भव, है कि नहीं, हमारे यहाँ आए हैं, हम देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मदद करें, है कि नहीं। तब वो कह रहे हैं गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कि अतिथि देवो भव शत्रु थुरो भव, है ना जी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो है
अब कहे कि ना देखिए मदद करिए, लेकिन इसके पहले एक आप प्रस्ताव रखिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि आप प्रस्ताव रखिए प्रधानमंत्री जी, किससे? हरि सिंह से, कि आपको हम मदद करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। किस पर? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तब प्रधानमंत्री हमारे पंडित नेहरू जो हैं कहे कि हरि सिंह जी, आपकी मदद हमारी सेना करेगी, हम करेंगे, लेकिन आप जो हैं कश्मीर भारत का अंग है, एक विलय पत्र बनाया जा रहा है, उस विलय पत्र पर क्या करिए? हस्ताक्षर करिए। और वही वह समय होता है कि यहां पर देखिए 26 अक्टूबर 1947 को यहां पर हरि सिंह जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन इसमें भी शेख अब्दुल्ला के सहयोग से यहां पर विघ्न आ जाता है। विघ्न आने का मतलब ये है कि हरि सिंह कहते हैं कि हम गलती से कर दिए हैं, किस पर हस्ताक्षर? विलय पत्र पर, है कि नहीं? तब प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि गलती से किए हैं या सही से किए हैं? किए हैं ना, है कि नहीं? अब कुछ दिन जो है इस पर बात विचार चलता है, लेकिन इधर हरि सिंह को भी सख्त जरूरत है मदद की, है कि नहीं? और इधर प्रधानमंत्री को भी सख्त जरूरत है कश्मीर को भारत में मिलाने की, है कि नहीं? इस सिचुएशन को देखते हुए अब यहां पर जो हरि सिंह है, शेख अब्दुल्ला कहता है कि ठीक है, हस्ताक्षर तो कर दिया आप, लेकिन हस्ताक्षर कर दिए तो आप कहिए कि हम भारत में तो मिलेंगे, लेकिन हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। क्या दीजिए? विशेष राज्य का दर्जा। उसी समय ये शेख अब्दुल्ला का ही देन है कि कश्मीर भारत में मिला, लेकिन एक विशेष राज्य के दर्जा के साथ मिला, है ना? क्योंकि विशेष राज्य का मतलब ये हो गया कि भारत में जितने राज्य हैं उनको जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जितना हक हिस्सा देते हैं आप, है कि नहीं? केंद्र सरकार देता है ना जी, तो उससे कई गुना ज्यादा विशेष राज्य वाले विशेष राज्य वाले माने विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को दिया जाता है कि नहीं? तो उसी समय जो है कश्मीर को 370 के तहत, किसके तहत? 370 आर्टिकल 370 ए के तहत, 370 और 35 ए के तहत विशेष राज्य के दर्जा के साथ जो है यहां पर क्या कर लिया जाता है? 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है। बात समझ में आई? और जैसे ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर होता है, उसके बाद अब यहां पर देखिए इतना ही दिन में यहां पर पाकिस्तान के आतंकवादी भारत के 30% एरिया पर, कितना पर? इधर से तो ये बढ़ते जा रहे थे, इधर से ये क्या करते जा रहे थे? बढ़ते जा रहे थे। कश्मीर में हरि सिंह सक्षम थे नहीं कि इनको रोक पाए, है कि नहीं? पाकिस्तानियों को रोक पाए। और क्या हुआ कि जैसे ही यहां पर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर होता है, उसके बाद भारतीय सेना जो है वह ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में, ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में भारतीय सेना कश्मीर के लिए कूच कर गई, है कि नहीं? यानी कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के आदेश पर ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में भारतीय सेना कश्मीर के लिए कूच कर गई, यानी कश्मीर के लिए चल दी, है कि नहीं? और जैसे ही हमारी सेना जो है कश्मीर पहुंचती है, उस दिन से, जिस दिन पहुंचे है कश्मीर, उस दिन से ये पाकिस्तान के आतंकवादी भारत के एक डेग भी, मतलब जितना तक ये कब्जा कर लिए थे, जैसे ही सेना हमारी पहुंचती है, किसके नेतृत्व में? ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में, तो उसके बाद से एक डेग भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यानी कि इसमें देखो, ये भारतीय सेना, पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी दोनों के सम्मिलित ये जो था, सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग भेजे थे। यहां पर भेजते थे पहले किसको? आतंकवादी को। किसको भेजते थे? आतंकवादी को। कुछ कब्जा कर लेते थे ना, तो पीछा से इसको सपोर्ट करता था कौन? सेना। ऐसे ये लोग आगे बढ़ते थे, है कि नहीं? और यहां पर हमारी भारतीय सेना जो है ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में यहां पहुंच जाती है। कहां पर? कश्मीर में। ब्रिगेडियर उस्मानी के बारे में आप सभी को बता दें कि ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत ही तेज तरार ऑफिसर थे उस समय के, है कि नहीं? क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मानी का शिक्षा दीक्षा जो है वह इंग्लैंड के, यहां लिख देते हैं, इंग्लैंड के
इंग्लैंड के आर्मी रॉयल स्कूल से हुआ था। किससे? आर्मी रॉयल स्कूल से इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था। तो आर्मी रॉयल स्कूल क्या, देखिए उस समय के सेंस में, इस समय के आजकल जो ऑफिसर डायरेक्ट बनते हैं एनडीए और सीडीएस से, एनडीए और सीडीएस से ऑफिसर बनते हैं ना, आप एनडीए और सीडीएस से ऑफिसर डायरेक्ट ऑफिसर बन जाते हैं, है कि नहीं, सेना में। उसी तरह से उस समय कि ये जो ब्रिगेडियर उस्मानी थे इंग्लैंड के रॉयल आर्मी स्कूल से पढ़े हुए थे, इंग्लैंड के रॉयल आर्मी स्कूल से पढ़े हुए थे, है कि नहीं। और ये जो थे ब्रिगेडियर उस्मानी, ये बलूच रेजिमेंट के थे। किस रेजिमेंट के? बलूच। और बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर थे, बलूच रेजिमेंट के ये थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब ये भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो पाकिस्तान स्पेशल रिक्वेस्ट भेजा था। किसके लिए? ब्रिगेडियर उस्मानी के लिए, कि ब्रिगेडियर उस्मानी को हमारे सेना में भेज दिया जाए, क्योंकि ये बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान में चला गया था। कहां चला गया था? पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ भारत से, तो बलूच रेजिमेंट जो था, बलूच जो एरिया था, वह चला गया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के लोग प्रस्ताव रखे थे, स्पेशल प्रस्ताव रखे थे कि इनको, यानी ब्रिगेडियर उस्मानी को हमारे यहां भेजा जाए, क्योंकि ये बलूच रेजिमेंट के हैं, बलूच जो जगह है वह पाकिस्तान में चला गया, है कि नहीं। तो कहा गया यहां भारत की ओर से कि इसका तो फैसला ब्रिगेडियर उस्मानी ही करेंगे। ब्रिगेडियर उस्मानी से जब पूछा गया कि आप कहां रहना पसंद करेंगे, भारत में कि पाकिस्तान में, क्योंकि भाई आप तो किस रेजिमेंट के हैं? बलूच रेजिमेंट के हैं, है ना। तो स्पष्ट तौर पर जो पाकिस्तान से वो पत्र आया था, ब्रिगेडियर उस्मानी स्पष्ट तौर पर कहे कि देखिए हम जो हैं भले बलूच रेजिमेंट के हैं, रेजिमेंट अलग हो सकता है लेकिन देश अलग, माने देश हम नहीं छोड़ सकते हैं, है कि नहीं। रेजिमेंट हम बलूच रेजिमेंट के हैं, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन हम देश नहीं छोड़ सकते हैं, है कि नहीं। और पूरे फक्र के साथ कहें कि हम भारत में रहेंगे, है कि नहीं। ऐसे ब्रिगेडियर को मैं सलाम करता हूं। सोचिए उस समय के ये लोग कितने ईमानदार ऑफिसर थे। अगर वो बलूच रेजिमेंट में जाते तो उनको फैसिलिटी ज्यादा मिल सकता था, क्योंकि वहां के वो मुख्य अधिकारी थे। लेकिन उस रेजिमेंट को ठुकरा दिए और बोले कि हम भारत के हैं, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, है कि नहीं। और बलूच रेजिमेंट के होते हुए भी वह जो ब्रिगेडियर उस्मानी थे, है कि नहीं, ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे वह भारत में रहना पसंद किए, क्योंकि पाकिस्तान वाले लोग जानते थे कि ये बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर हैं और ये ऑपरेशन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इनका पढ़ाई लिखाई कहां हुआ था? इंग्लैंड के रॉयल आर्मी स्कूल से। यानी ब्रिगेडियर उस्मानी का पढ़ाई लिखाई कहां हुआ था? इंग्लैंड के रॉयल आर्मी स्कूल से हुआ था, है कि नहीं। और ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में भारतीय सेना कश्मीर के लिए कूच कर जाती है, और जैसे ही पहुंचती है तब तक पाकिस्तान वाले ये जो आतंकवादी और सेना दोनों मिल करके भारत के 30% एरिया पर कब्जा कर लिए थे। कितना परसेंट एरिया पर? 30% एरिया पर। और इस एरिया को बाबू कहा जाता है पीओके। क्या कहा जाता है? पीओके। पीओके का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कितना प्रतिशत एरिया? 30% एरिया। कितना परसेंट? 30%। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय इतिहास का काला पना एक भारत के साथ जुटता है, और यह 30% एरिया पर पीओके के माध्यम से पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है। कितना परसेंट एरिया पर? 30% एरिया पर। और यह 30% एरिया का पाकिस्तान नाम रखा है पीओके। क्या नाम रखे हैं? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हिंदी में पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, है कि नहीं। पीओके जो है कंप्लीट 3 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में? 3 भाग। पीओ का अभी किसके अधिकार क्षेत्र में है? पाकिस्तान के। कितना प्रतिशत एरिया भारत का? 30%। कितना परसेंट? 30%। और यह 30% एरिया ना 3 भाग में कंप्लीट बटा हुआ है। कितना भाग में? 3। देखिए भाग नंबर 1 में, देखिए भाग नंबर 1 है, हई हो गया भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 हई हो गया भाग नंबर 3। हई वाला जो एरिया है पीओके का, उसको कहा जाता है गिलगिट। क्या कहा जाता है? गिलगिट। क्या कहा जाता है? गिलगिट। कौन गिट? गिलगिट। कौन सा? गिलगिट।
यानी हॉय वाला जो एरिया है यह क्या कहा जाएगा? गिलगिट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गिलगिट। हॉय वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, हॉय से कर लेते हैं, हॉय से सही रहेगा। हॉय वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, इसको कहा जाता है आजाद कश्मीर। क्या कहा जाता है? आजाद कश्मीर। क्या कहा जाता है? आजाद कश्मीर। यानी पीओके इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 पार्ट, 3 भाग में बटा हुआ है। हॉय वाला एरिया, हॉय वाला एरिया आजाद कश्मीर, हॉय वाला एरिया बाल्टिस्तान है। बाल्टिस्तान, इसको क्या कहा जाता है? बाल्टिस्तान। क्या कहा जाता है? बाल्टिस्तान। तो पीओके 3 भाग में बटा है। कितना भाग में? 3 भाग में। हॉय वाला एरिया, हॉय वाला आजाद कश्मीर। यानी पीओके कितना भाग में? भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान के कब्जा में? नाम बताइए। पीओके ना भाई, पूरा का 30% का नाम पीओके। पीओके माने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके माने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये 3 भाग में बटा हुआ है। हॉय भाग, बोलिए ये भाग, हॉय वाला ये कौन सा? ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, अब आप सब एक बार लाइट रिवीजन सभी लोग दे देंगे। चलिए यहां से सबसे पहले कश्मीर का स्थापना किसने किया? महर्षि अर्थात ऋषि कश्यप ने। किसने? कश्यप के बाद कौन सा? कश्यप के बाद कौन सा? श्रीनगर की स्थापना किसने किया? अशोक ने। उसके बाद कौन सा वंश? कहां से? ईरान से। उसके बाद सिख वंश के राजा कौन से? रणजीत सिंह। उसके बाद कब आए भारत में? कब आए? 1600। अंग्रेज बेच दिए किसको? कौन शासक? डोगरा शासक के अंतिम राजा। डोगरा शासक के अंतिम राजा, इसके प्रधानमंत्री या सेनापति शेख। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारतीय सेना किसके नेतृत्व में कश्मीर पहुंची? ब्रिगेडियर उस्मानी किस स्कूल से पढ़े हैं? इंग्लैंड के रॉयल आर्मी स्कूल। ब्रिगेडियर उस्मानी किस रेजिमेंट के थे? बलूच रेजिमेंट। कौन सा? बलूच रेजिमेंट। कौन सा रेजिमेंट? बलूच रेजिमेंट। कौन सा? बलूच रेजिमेंट। सेना का नेतृत्व करते ही पहुंचते हैं कहां पर? यहां पर। और यहां पर पाकिस्तानियों को क्या किया गया? रोक दिया गया। इसके बाद कल कोई दिक्कत?